नमस्कार दोस्तों क्या आप शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर आप शेयर मार्केट में दूसरों की सलाह पर या टीवी पर देखकर निवेश कर तो रहे हैं लेकिन अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यह वीडियो आप ज़रूर देखिए। यह वीडियो आपके लिए है और आपको मैं screener.in एक वेबसाइट है जो एक टूल भी है, जो टूल का काम करता है कि किस तरीके से कंपनी के शेयर्स को हमने उसके फाइनेंशियल्स को जानना है, उसकी मदद से आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि उसकी मदद से आप चुन सकेंगे कि कौन सी कंपनी में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। आपके अंदर इस वीडियो को देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि किस प्रकार से आप कंपनी को चुन सकते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले दो बातें ज़रूर कहूँगा कि एक तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके फंडामेंटल बेसिक्स क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र में जैसा कि मैंने आपको बताया कि screener.in डालिए। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, टूल्स है जो आपको मदद करेगा किस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल को पहचानना है। तो यहाँ पे आएगा आपका सर्च अ कंपनी। आप भी कंपनी बताइए कि इस कंपनी का नाम है, ये कंपनी आप लो, या फिर आपने टीवी में देखा कि इस कंपनी के शेयर अच्छे हैं तो आप उस कंपनी का यहाँ पे डालिए। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ मारिको लिमिटेड। तो देखिए मारिको लिमिटेड की सारी डिटेल इस पेज में आ गई है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए मारिको लिमिटेड की पूरी डिटेल्स अब आपके पेज पे आ चुकी है। सबसे पहले ये बताता है कि मारिको क्या करती है। देखिए इंगेज्ड है बिजनेस ऑफ ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मतलब एक FMCG कंपनी है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है। तो उसके बाद देखेंगे इसका मार्केट कैप कितना है। दोस्तों उसका मार्केट कैप देखिए 47,000 करोड़ है, यानी एक लार्ज कैप कंपनी है। दोस्तों कंपनियां जो होती हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप होती है, उनकी मार्केट कैप की जो साइज होती है उसके रिगार्डिंग होती है। तो जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं थोड़ा स्टेबल होती हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अगर आपको मिड, स्मॉल और लार्ज कैप के बारे में ज़्यादा जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आपको पूरा डिटेल में ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद अभी देखिए ये बता रहे हैं कि करंट प्राइस इसका इतना चल रहा है। 52 वीक हाई इसका 404 तक गया है और लो 233 तक गया है। तो इससे एक अंदाज़ा लगाता है किस बैंड में ये चल रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं गिर रहा है, ज़्यादा नहीं उठ रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो आपको इससे पता लगेगा। इसके बाद आपको देखने हैं इसकी बुक वैल्यू। दोस्तों बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू अगर आज की डेट में कंपनी लिक्विडेट होती है, बैंकक्रप्ट हो जाती है, तो उसके जो एसेट्स हैं उनको सेल करने के बाद आपको एक शेयर की कितनी कीमत मिल जाएगी, वो इसकी बुक वैल्यू होती है दोस्तों। उसके बाद देखिए करंट प्राइस इसका 366 रुपये, जबकि बुक वैल्यू 23 रुपये है। तो जो इसका जो प्राइस है, शेयर प्राइस बुक वैल्यू के काफ़ी हाई चल रहा है। इसके बाद आता है स्टॉक PE। दोस्तों जो PE रेशो होता है, यह रेशो होता है स्टॉक की जो प्राइस है, जैसे 366 डिवाइडेड बाय उसका पर शेयर अर्निंग, मतलब पर शेयर में उसको कितना रुपया कमा रहा है और उसको करंट प्राइस से डिवाइड करते हैं। तो इससे हमें यह पता लगता है कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितना पैसा इस कंपनी में लगाना है। अगर इस कंपनी में आप अभी 45 रुपये लगाते हैं तो आप 1 रुपया कमा सकेंगे उसके ऊपर। तो यह PE रेशो होता है। जो ये PE रेशो होता है यह कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा उसके लिए, और अगर कम है तो कम का, अगर 10 से कम है तो उसका मतलब है कंपनी की जो अभी जो वैल्यू है, शेयर वैल्यू अंडर वैल्यूड है, यानी कंपनी हो सकता है इतना परफॉर्मेंस नहीं कर रही हो। और अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है भी अब कंपनी एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अपने रीच पे पहुंच गई है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है और ज़्यादा जाने की। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का जो प्राइस है वो ज़्यादा ही ओवर वैल्यू कर दिया गया हो। तो यह 10 से लेकर 25 की रेंज का अगर रहेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा PE रेशो। इसके बाद डिविडेंड यील्ड है, ये जितनी अच्छी रहेगी उतना बढ़िया है कि डिविडेंड दे रहा है ये इतना % आपका। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब होता है कि कंपनी ने जो कैपिटल यानी अपनी पूंजी लगाई है उस पर कितना रिटर्न ये कंपनी दे रही है। तो जितना यह ज़्यादा होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका 43% है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे इतना % रिटर्न मिल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी मतलब जो शेयर्स का जो पैसा है, शेयर के जरिए जो पूंजी जुटाई है उस पर कितना रिटर्न दे रही है। तो यह भी देखिए पॉजिटिव में होने चाहिए, दोनों ROE ROCE दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, और जितने ज़्यादा होंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सेल्स ग्रोथ देखिए 7%, इतनी अच्छी ग्रोथ तो नहीं है,
पिछले 3 साल की। लेकिन अगर ग्रोथ हो रही है और आप पैसे आज के समय कोविड के समय भी अगर ग्रोथ हो रही है तो वो एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो आप देखिए इसका अभी हम पूरा देखेंगे, अभी नीचे पूरा देखिए चार्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये आप देखिए ये जो आपको जो ये लाइंस दिख रही हैं, ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये जो लाइंस हैं ये वॉल्यूम दिखाता है कि इस दिन में कितना वॉल्यूम शेयर बढ़े। जो ज़्यादा पीक पे जो दिख रही हैं लाइंस, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम उस दिन बिका है, उस दिन ज़्यादा उछाल या ज़्यादा गिरावट आई होगी, या ज़्यादा सेल हो गया या ज़्यादा बिक गया, तो वॉल्यूम दर्शाता है। तो यह इसका पिछले हमने देखा 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल वाला हमने अभी क्लिक किया है, तो 1 साल का हमें ट्रेंड दिखा रहा है। देखिए अक्टूबर में बढ़ा था, मार्च में नीचे आया क्योंकि कोविड लॉकडाउन था देखिए, उसके बाद फिर से ये बढ़ता गया और अगस्त में बढ़ रहा है। तो कंपनी उसके बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अब इसके बाद इस साइट में दिखा होगा प्रोस एंड कॉन्स, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं इसके। तो इस कंपनी की जो अच्छी बातें हैं प्रोस, वह है कंपनी वर्चुअली डेप्ट फ्री है, ज़्यादा लोन नहीं है इसके पास, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसा ऊपर मैंने आपको बताया इसका पॉजिटिव में है, और अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है इसका, 3 साल का इसने 35% तक रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, और उसका जो पे आउट है वह भी अच्छा पे आउट कर रही है, 69% तक ये डिविडेंड दे रही है। कॉन्स मतलब क्या बातें हैं जो कंपनी के हित में नहीं जाती हैं। तो देखिए स्टॉक जो ट्रेड है वो मैंने आपको बताया ना, बुक वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू का 15 गुना ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, वो तब होता है अगर कंपनी की इसमें स्थिति डामाडोल होना शुरू हो जाए, तो आपको उस समय शेयर को बेच देना है। दोस्तों जो मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बता रहा हूँ, आपको ट्रेडिंग पर्पस के लिए बातें नहीं है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपको कंपनी को ध्यान से देखना है और अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ताकि ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे। आप इन्वेस्टर बनिए, आप ट्रेडर मत बनिए, आप इन्वेस्टर बनिए शेयर के मामले में। अब देखिए इसके बाद ये पीयर परफॉर्मेंस, आपको बाकी कंपनी की डिटेल भी आएंगी, तो आप किसी भी कंपनी में क्लिक करेंगे तो ये उस कंपनी में आपको लेके जाएगा, डाबर इंडिया, गोदरेज, अब ये सारी FMCG कंपनीज आ गई हैं। तो इनका कंपैरिजन देखिए, CMP इसका जो प्राइस है इस समय का वो दिखा रहा है, देखिए इसका एवरेज है, डाबर इंडिया का ज़्यादा है 500, गोदरेज का 600, ये थोड़ा बीच में है, और कुछ नीचे कंपनी हैं जो छोटी हैं उनमें 226, 167 प्राइस है। इसके बाद PE रेशो देखिए इसका थोड़ा मिडिल में है, देखिए ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा, देखिए डाबर वगैरह में ज़्यादा PE रेशो है, बड़ी कंपनी है वो। देखिए उनका मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है, मारिको का बीचों बीच आ रहा है। डिविडेंड यील्ड देखिए मारिको की अच्छी है बाकियों के मुकाबले 1.84, ज्योति लैब्स की भी अच्छी है। नेट प्रॉफिट भी देखिए इसका मारिको का अच्छा है, अपने जो बड़ी बड़ी कंपनीज है डाबर, गोदरेज, उसके बराबर इसने दिया है। और यहाँ पे देखिए काया लिमिटेड का नेट प्रॉफिट माइनस में है, तो इसका माइनस में प्रॉफिट है, तो आप देखेंगे इसका जो PE रेशो जो मैंने आपको बताया था वो माइनस में होता है। PE रेशो माइनस वाली कंपनी को खरीदिए मत, क्योंकि वो अभी लॉस में चल रही है। इसके बाद जो वेरिएंस है क्वार्टर में कितना बदला है, काया लिमिटेड की बुरी हालत हो गई है देखिए लॉकडाउन के बाद, लेकिन मारिको ठीक चल रहा है, पॉजिटिव में है। सेल्स क्वार्टर की यहाँ पे सारे क्वार्टर की सेल्स बताएगा तो अच्छी है। और वेरिएशन देखिए क्वार्टर में थोड़ा माइनस में हुआ है, लेकिन बाकी आप इसमें देखिए बाकियों का भी माइनस में दिखा रहा है, तो इसका मतलब कंपनी में नहीं प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आई है, जैसे लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बाकियों का पॉजिटिव में है और इसका नेगेटिव में है, तो आपको वहाँ पर समझ लेना चाहिए भाई इसकी सेल में कुछ गड़बड़ हुई है, क्या हुआ है, तो आपको कंपनी को थोड़ा ध्यान देना होगा और एकदम से शेयर नहीं खरीदना उसका। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए इसका सबसे अच्छा है इस समय, जितनी भी कंपनी है उनमें सबसे अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब जो इसका अपना कैपिटल है उसका यूज़ बड़े अच्छी तरीके से, बड़े एफिशिएंट वे से ये कंपनी मारिको लिमिटेड कर रही है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में मैं नहीं जाऊँगा, मैं ईयरली रिजल्ट में जाऊँगा, क्योंकि सारी चीज़ें वही हैं तो डबल होगा काम, तो मैं आपको ईयरली में आपको ये चीज़ें समझाता हूँ। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में हम आएंगे और ये ईयरली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 2011, 12, 13, 14, तो हम यहाँ पे थोड़ा 17, 18, 19, 20 के उसमें चलते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले सेल्स बढ़ रही है देखिए इसकी लगातार। मार्च 20 में कम हुई, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों कम हुई होगी, लास्ट में कोविड की वजह से थोड़ा कम हो गया। और TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ, पिछले 12 महीने में कितना है वो भी आपको ये बताएगा, ट्रेलिंग 12 मंथ, उसको TTM बोलते हैं। तो इसका लगभग बढ़ रहा है, कोई ऐसा घट रहा नहीं है, बिल्कुल एकदम से उछाल या एकदम से गिरावट नहीं आई है। तो आप देखते हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। तो सेल को थोड़ा आप वो करेंगे तो ग्रोथ आपको दिख जाएगी। देखिए यहाँ पे 16% मार्च 19 में हुई है और मार्च 20 में घट गई। देखिए थोड़ा सा मार्च 19 में 7300 था, 34 था, 315 हो गया, हल्का सा घट गया, आप जान सकते हैं कोविड इफेक्ट है। नहीं तो आप 18 से 19 में देखिए 16% की ग्रोथ करी है इसने।
वहीं आप एक्सपेंसेस को जब एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें मटेरियल कॉस्ट आएगी आपकी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉयज़ कॉस्ट, अदर कॉस्ट। तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि ये जो मटेरियल कॉस्ट लगभग 46-47 के रेंज में है, तो कोई दिक्कत नहीं, और इसने कोई ऐसा वेरिएशन नहीं आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी ऐसा कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट में भी ज़्यादा हाई लो नहीं हो रहा है। तो अब देखिए इसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, कांस्टेंट है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे बढ़ने वाली कंपनी और ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट दो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि जो कंपनी अपना जो मेन काम है, मतलब ये इसका सेल्स है, एफएमसीजी की जो इसके कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसकी सेल से इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, वह ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। देखिए ये भी लगातार बढ़ रहा है, 1137, 1325, 1469, और लास्ट टीटीएम पिछले 12 महीने 1472। तो अच्छा बढ़ रहा है इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए टोटल सेल का 18-20%, मतलब ये जो भी इसकी टोटल सेल होती है उसका 20% तक इसको प्रॉफिट हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है, अच्छा मार्जिन है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और वो बढ़ रहा है मतलब कंपनी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। फिर आपको देखना है अदर इनकम। कभी क्या होता है कि कंपनी अपना जो मेन काम है उसकी वजह से उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन अदर इनकम में जोड़ के नेट आप तो देखेंगे कि इस कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर आप उसकी एनालिसिस करेंगे कि वो 100 करोड़ का प्रॉफिट उसको कहीं अदर इनकम से तो नहीं हुआ है। अदर इनकम मतलब उसने अपना शेयर सेल कर दिए, या फिर उसने अपनी कोई एसेट या कोई अपनी लैंड बिल्डिंग सेल कर दी, तो उसकी वजह से जो इनकम होती है वो कंपनी को उस एफिशिएंसी के कारण नहीं हो रही है, उसकी अदर इनकम। तो अदर इनकम की वजह से अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पे देखिए अदर इनकम इतना ज़्यादा नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं है, 95 करोड़ ही है 1400 करोड़ में से, तो ज़्यादा कोई इतना बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसका फिर नेट प्रॉफिट आपका बाद में टैक्सेस और डेप्रिसिएशन लगा के हो गया 1374। डेप्रिसिएशन अगर आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन में दोस्तों क्या है कि अगर डेप्रिसिएशन लगातार घटता है, अगर कंपनी कोई नया फिक्स्ड एसेट नहीं खरीद रही है, क्योंकि उस पर उसके मूल्य में ह्रास नहीं होता है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है तो बढ़ने का मतलब है उस साल कंपनी ने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा होगा जिसकी वैल्यू में थोड़ा गिरावट आई है, जिसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये 131 से 140 हुआ, मतलब कंपनी ने कोई एसेट खरीदा है, उस पर डेप्रिसिएशन लगा है, तो कोई इतना बड़ी बात नहीं है। इंटरेस्ट तो बाकी ये है जो इनके लोन्स जो इन्होंने लिए होंगे कहीं से, तो उस पर इंटरेस्ट ये पे करते हैं। तो नेट प्रॉफिट भी इसका लगातार बढ़ रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अर्निंग पर शेयर जो मैंने आपको बताया था, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे इसकी 2020 में 7.91 है। आप इस अर्निंग पर शेयर को इसके शेयर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो पीई रेशो आ जाएगा दोस्तों, कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा। डिविडेंड पे आउट अच्छा दे रही है। देखिए दोस्तों कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसकी अच्छी है, लास्ट 10 ईयर्स की 10%, 5 ईयर्स की 4.9 और 3 ईयर्स की 7.32। ट्रेलिंग 12 मंथ माइनस मैंने आपको इसलिए बताया था कि इसकी सेल क्यों कोविड के दौरान कम हुई है, इसलिए टीटीएम इसका माइनस में है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसी तरीके से है, सेम सेल की तरह है। स्टॉक प्राइस CAGR, स्टॉक प्राइस में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है वो आपको दिख जाएगी। पिछले 10 साल में इतना स्टॉक प्राइस इसका 20% बढ़ा है, पिछले 3 साल में 4% बढ़ा है स्टॉक प्राइस, और 1 साल में घटा है, क्योंकि आपने देखा वहाँ पे ग्राफ में भी देखा होगा नीचे गया था मार्च में। अभी थोड़ा आप जब दोबारा इसके रिजल्ट आएंगे तो वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने आपको बताया था, इसके शेयर में पर जो शेयर की कीमत जो इसकी है वो शेयर में कितना ये रिटर्न दे रहा है उस टोटल कैपिटल में, इक्विटी कैपिटल का, वो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि बहुत अच्छा है, पॉजिटिव भी है और हाई भी है, तो ये इसकी फेवर में बात जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस हमने देख लिया, और अब हम देखेंगे उसकी बैलेंस शीट की, उसकी जो स्थिति है, उसकी कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, उसके एसेट्स कैसे हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ कैसे हैं, वह हम देखेंगे बैलेंस शीट से। तो शेयर कैपिटल देखिए 129, इसमें कोई नए शेयर कैपिटल नहीं है, जो शेयर कैपिटल है वही चल रही है, वही शेयर आपस में रोटेट हो रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, इसमें कोई नई शेयर कैपिटल। अगर आपको शेयर कैपिटल बढ़ती है तो मतलब कंपनी ने उस साल नया पब्लिक ऑफर लाई है, कंपनी ने नई पूंजी जुटाई है। तो फिलहाल इसने आसपास पिछले कुछ सालों में शेयर कैपिटल नहीं जोड़ी है। रिजर्व्स उसके प्रॉफिट एंड लॉस से एक्यूमुलेट होते हैं और वो बढ़ते जाते हैं, तो इसका देखिए आप, ये बढ़ता जा रहा है रिजर्व, 2257, 456, 873 बढ़ता जा रहा है, और मार्च में 2921। तो रिजर्व जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, वो अपने लॉस को एब्जॉर्व कर सकती है उस रिजर्व की मदद से। बोरोइंग, इसने जो उधारी कितनी ली है वो यहाँ पे आ रहा है, तो उधारी एकदम से बढ़नी नहीं चाहिए, तो वो भी इसकी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। फिर अदर लाइबिलिटी, इसको क्लिक करेंगे तो आपको बाकी देखिए इंटरेस्ट 13, ट्रेड पेबल मतलब इसने कितने लोगों से अभी उधार में रॉ मटेरियल ख़रीदा है या कोई और सामान ख़रीदा है ट्रेडिंग के उसमें बनाने के लिए, तो ट्रेड पेबल्स ये हमेशा रहते हैं, इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। तो यह इसके ठीक है अपनी लिमिट में है, और यह
जो है ज़्यादा हाई एकदम से नहीं होना चाहिए। अगर ट्रेड पेबल सन्ड्री क्रेडिटर बढ़ रहे हैं मतलब कि इसकी देनदारी बढ़ रही है, मतलब अगर मान लिए 800 से 900, अगर 800 से बिल्कुल 1100 या 1200 हो जाता तो आप ये बोलते कि भाई ये कंपनी चुका नहीं रही है अपना पैसा जो इसको देना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म अदर लाइबिलिटी जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, इसको 6 महीने के अंदर अंदर चुकानी होती हैं। तो ये अगर एकदम से बढ़ता है तो मतलब कंपनी के अंदर लिक्विडिटी की कमी है और यह नहीं चुका पा रही है। तो ये इसका इतना ज़्यादा स्टीप नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी अच्छा है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर से एडवांस लिया है वो इसमें अगर ये भी एकदम से बढ़ गया मतलब कंपनी के पास लिक्विडिटी की कमी हो गई, उसके पास पैसा नहीं है इसलिए उसको एडवांस देना पड़ रहा है, तो ये भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी इसके फेवर में जाएगा। अगर आपको कहीं दिखता है कि ज़्यादा हो गया एडवांस फ्रॉम कस्टमर तो मतलब वहाँ पे कंपनी को कहीं ना कहीं उसके अंदर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, उसको पैसा नहीं आ रहा है, इसकी वजह से वो एडवांस ले रही है और ट्रेड पेबल भी उसके बढ़ेंगे वहाँ पे। अदर लाइबिलिटी भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है दोस्तों, नॉर्मल ही बढ़ रही है 200 300 500 की रेंज में। कहीं पे आपको स्टीप दिखता है बढ़ रहा है, लाइबिलिटी एकदम से बढ़ रही है, तो इसका मतलब है आपको बिल्कुल सतर्क होना चाहिए उस कंपनी में लाइबिलिटी क्यों बढ़ रही है, कहीं उसके आप पैसा आना कम तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से उसको बाहर से पैसा लेना पड़ रहा है। ये लाइबिलिटी हो गई। फिर हम आएंगे एसेट्स में। फिक्स एसेट्स मतलब उसकी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वह कैसी है। तो फिक्स एसेट्स में आप देखिए, इसको ओपन करेंगे, ग्रॉस ब्लॉक होता है मतलब आप उसका टोटल प्लांट एंड मशीनरी, और नेट ब्लॉक होता है उसमें से डेप्रिसिएशन हम माइनस करते हैं तो वो नेट ब्लॉक आता है। तो ग्रॉस ब्लॉक में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो फिक्स एसेट आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका ये ग्रॉस ब्लॉक बड़ा है, इसने कुछ खरीदा होगा 1700 से 1900 हो गया 2020 में, तो यानी उसने कोई एसेट खरीदा है, इसलिए इसकी डेप्रिसिएशन भी आप देखेंगे बड़ा है। देखिए तो यह तो हो गया इसका फिक्स एसेट्स, मतलब कंपनी अपने लिए कैपिटल भी जुटा रही है, मतलब कंपनी की इतनी इनकम है कि वो कैपिटल भी ले पा रही है। कभी कभी होता है कंपनी नहीं ले पा रही है कुछ और उल्टा बेच रही है, यानी बेच क्यों रही है, वहाँ पे आपको सतर्क होना है। कंपनी का फिक्स एसेट लैंड एंड बिल्डिंग तो नहीं बिका, कहीं उसके पास पैसा कम था उसने अपनी संपत्ति तो नहीं बेच दी उसको पैसा और ख़रीदने के लिए, यानी कंपनी की हालत वहाँ पर ख़राब हो रही है, आपको ये ध्यान देना है। फिर ये CWIP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी कंपनी ऐसी चीज़ें बना रही है, अपना एसेट बना रही है, कोई कंस्ट्रक्शन करवा रही है, कोई खरीद रही है, कोई मशीन आनी है उसकी, वो WIP में है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किए हैं वो आपको दिखेगा, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रहा है मतलब कंपनी पे अच्छा कैश फ्लो है, वो इन्वेस्ट भी कर रही है दूसरी जगह, तो ये अच्छी बात है। अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो मतलब उसने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से निकाल रही है, उसको बेच रही है, तो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, बेच रही है। क्यों बेच रही है? अगर एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है यानी कि उसको पैसा कम हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अगर कम हो रहा है तो आपको थोड़ा सतर्क होना चाहिए। इसने इन्वेस्टमेंट क्यों बेचा, या तो वहाँ पे जहाँ उसने इन्वेस्ट किया था वहाँ पे घाटा हो रहा था, उसको बोला कि भाई मेरे को घाटा नहीं चाहिए इसलिए बेच दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कंपनी के पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ रही है इसलिए उसने अपने वो इन्वेस्टमेंट बेच दिए हैं, तो मतलब प्रॉब्लम है। अदर एसेट्स, इसमें इन्वेंट्रीज होगा, मतलब उसका जो माल पड़ा हुआ है उसके पास, जो भी उसने बेचना है, जो भी FMCG प्रोडक्ट है। तो इन्वेंट्री देखिए, इन्वेंट्री भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो गई इन्वेंट्री मतलब उसको माल नहीं बेच पा रही है, उसके पास माल वैसे ही पड़ा हुआ है, तो इन्वेंट्री नॉर्मल जो लेवल है उस लेवल पे ही रहनी चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि जो उसने उधार में माल दिया है, तो उधार में माल दिया हुआ है देखिए 300 517 539 करोड़ है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब उसका उधार में जो उसने माल दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल अगर आपको दिखता है एकदम से बढ़ गया, मतलब कि वह जिसको उसने माल दिया हुआ है वो लोग इसके पैसे नहीं चुका पा रहे हैं, यानी कि वो अगर पैसा नहीं चुका पा रहेंगे तो इस कंपनी को भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये पैसा नहीं आ पाएगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि ये क्यों बढ़ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल भी ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। कैश इक्विवेलेंट मतलब कि इसका बैंक बैलेंस और कैश वह सब ये है उसकी पोजीशन है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लोन एडवांसेस, जो इसने लोन्स एंड एडवांसेस दिए होंगे अपने सब्सिडरीज़ को दिए होंगे या किसी को भी दिए होंगे, वो लोन एंड एडवांसेस इसमें आते हैं। और इसके बाद अदर एसेट आएगा, जो कि अभी इतना इसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो ये एसेट और लाइबिलिटी हैं। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे आपको किस तरीके से एसेट एंड लाइबिलिटीज़ को समझना है। फिर आता है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है दोस्तों कि कंपनी क्या, अभी बैलेंस शीट होती है किसी एक दिन की होती है, मार्च 20 मतलब 31 मार्च को क्या पोजीशन थी। तो बैलेंस शीट एक दिन से हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हो सकता है उसने आखिरी दिन ही कुछ चीज़ खरीद ली हो, या आखिरी दिन उसने कहीं से पैसा चुका लिया हो एसेट में आ गया हो, या उसने कोई चीज़ खरीद ली हो एकदम से आखिरी दिन में वो एसेट में आ गई हो, या कुछ लोन ले लिया हो लाइबिलिटी में आ गया हो आखिरी दिन ही ले लिया हो। तो एक दिन की पोजीशन से हम नहीं समझ सकते, तो वहाँ पे कंपनी को जमा करना होता है BSE में कैश फ्लो स्टेटमेंट। वहाँ से हमें दिखता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है कंपनी में। तो उसमें देखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसके कारण कंपनी के अंदर कैश फ्लो हुआ है कि नहीं हुआ है। पॉजिटिव में है तो मतलब कंपनी के अंदर कैश फ्लो हुआ है। तो यहाँ देखिए इसकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बढ़ रहा है और पॉजिटिव में है, तो ये अच्छा साइन है।
कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट वगैरह किए हैं तो उसमें अगर देखिए उसने इन्वेस्टमेंट किया है, ज़्यादा किया है और कम उसके अंदर आया है तो ये नेगेटिव में होगा। तो ये अच्छी बात है कि नेगेटिव में है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसने किया है मतलब पैसा उसके पास से गया है, उसने इन्वेस्टमेंट किया मतलब उसका पैसा कहीं गया है। तो नेगेटिव में है तो मतलब वो इन्वेस्ट कर रही है, उसके पास पैसा है, उसके पास लिक्विडिटी है, इसलिए वो इन्वेस्ट कर रही है। तो ये नेगेटिव में है तो अच्छा साइन है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कि फाइनेंस उसने या तो लोन लिया है या लोन चुका रहा है। अगर वो लोन चुकाएगा ज़्यादा तो मतलब वो उसके पास से कैश ज़्यादा गया है, तो वो एक पॉजिटिव बात है अगर ये नेगेटिव में है। और अगर पॉजिटिव में है तो मतलब उसके पास अंदर आया, यानी कि उसने लिया है, लोन लिया है, किसी से उधार लिया है, फाइनेंस लिया है। तो पॉजिटिव में यह भी अगर पॉजिटिव में हुआ तो मतलब तो भी एक खतरे की घंटी है कि क्यों ले रहा है एडवांस, क्या इस पे अपना पैसा नहीं है जो ये बाहर से ले रहा है। तो ये नेगेटिव में हो तो ज़्यादा अच्छा है। नेगेटिव का मतलब ही ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस चुका रहा है, तो यह एक अच्छा साइन है। कभी कभी नेगेटिव भी जो है बुरा साइन हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो मैंने आपको बताया इन्वेस्टिंग में, उसमें क्या हो सकता है कभी अपने ही शेयर ये दोबारा ख़रीदना शुरू कर दें, रीपरचेस करना शुरू कर दे और वो पॉजिटिव में आ जाए, तो उसकी वजह से भी क्या है यह बुरा साइन होता है। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको पॉजिटिव होना चाहिए जो कि अच्छा है। अब हम आएंगे रेशोज़ में। रेशोज़ दोस्तों, रेशोज़ का मैंने एक अलग एक वीडियो भी बनाया है, आप रेशोज़ का वीडियो ज़रूर देखिए और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी ज़रूर देखिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पे जो रेशोज़ हैं उसकी हम बात करेंगे। ROCE मैंने आपको पहले ही बताया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये पॉजिटिव और जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, जो कि इस कंपनी का कंसिस्टेंट भी है और ज़्यादा भी है और पॉजिटिव भी है। डेटर डेज, डेप्टर मतलब जो जिसको इसने उधार दिया हुआ है उन कितने दिनों में इसकी साइकिल मतलब वो उधार चुकता हो जाता है। तो इसके डेटर डेज देखिए 15 से 20 व 20 से 26 27 लगभग अभी लास्ट के 2-3 साल में बराबर ही है। लेकिन अगर ये डेटर डेज बढ़ रहा है, 27 से हो गया ये 90 दिन हो गया, मतलब जो लोग पहले इसका पैसा 20 दिन में चुका रहे थे अब इसके डेटर्स जो इसका पैसा 90 दिन में चुका रहे हैं, तो इसके पास तो पैसा आएगा नहीं आगे और माल खरीदने के लिए। कंपनी क्या करती है, कंपनी कहीं से पैसा आता है, जब उसने उधार दिया होता है जैसे ही उसको मिलता है फिर वो और माल लाती है, फिर उसको बेचती है। तो अगर ये डेटर डेज बढ़ गए 27 से एकदम 60 या 90 हो गए, मतलब इसका पैसा अटक गया वहाँ पे, और पैसा अटक गया तो आगे और माल नहीं ला पाएगा, और माल नहीं लाएगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा। तो ये डेटर डेज को आपने देखना है कि एकदम से शूट आउट तो नहीं हो रहा है, एकदम से अप तो नहीं हो रहा है, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब जो इसकी इन्वेंट्री है, जो मैंने ऊपर बताया, जो इसके FMCG गुड्स हैं, जो भी उसने सामान बनाया है बेचने के लिए, वह आइडल तो नहीं पड़ा है। यह भी जितना कम होगा उतना अच्छा है। जैसे इसका 2.3 मंथ मतलब 2.3 मंथ में इसकी जितनी भी इन्वेंट्री है वो बिक जाती है, जितना भी माल बनाता है वो 2 महीनों में पूरा बिक जाता है, फिर इसको दोबारा से नई साइकिल इसकी शुरू होती है। तो इन्वेंट्री में अगर इसका ज़्यादा बढ़ गया, ये 2 से 4 महीने हो गया, मतलब माल नहीं बिक रहा है, पहले तो आप देख रहे हैं इसका 2 था और एकदम से 4 हो गया, मतलब कहीं पे कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आया, ये तो डिमांड कम हो गई है, इसका माल जो है बिक नहीं रहा है, माल की क्वालिटी में कुछ गड़बड़ है, या फिर इस समय जैसे कोरोना के समय में हो सकता है कई कंपनीज का आप देखेंगे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ गया होगा। कई चीज़ों की डिमांड इतनी है कि कम हो गई है। अभी FMCG गुड्स की डिमांड तो बड़ी है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें देखेंगे जैसे कि इस समय इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज नहीं बिके, या कूलर नहीं बिके इस बार इतने ज़्यादा, एसीज़ नहीं बिके, कार नहीं बिकी, उनकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एकदम से शूट आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। आप देखें, आप ज़रूर चेक कीजिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। तो यह जो है ना डेटर डेज और इन्वेंट्री टर्नओवर जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है, उतनी जल्दी मतलब साइकिल चल रही है कंपनी की। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखना है। देखिए इसमें सबसे पहले प्रोमोटर्स का दिया है। प्रोमोटर्स मतलब जो कंपनी को चलाने वाले हैं, उनका शेयर एक तो ज़्यादा होता है, और दूसरा उनका शेयर में अगर आपको बढ़ोतरी दिख रही है, अभी तो देखिए इनका कांस्टेंट चल रहा है लगभग, लेकिन अगर आपको बढ़ोतरी दिख रही है तो मतलब कि उसने अपने ही कंपनी के और शेयर लिए, मतलब उसको अपनी कंपनी पे भरोसा है कि मैं और अच्छा करूंगा और हमारी कंपनी और फ़ायदा देगी। लेकिन अगर आपको दिखता है प्रमोटर के शेयर घट रहे हैं, यहाँ पे 59 से अगर 50% हो जाता है, 9% शेयर उसने बेच दिए, तो यानी या तो उसको लिक्विडिटी की कमी है, उसके लिए उसने शेयर बेचे, और दूसरा उसको अपनी कंपनी पर उतना भरोसा भी नहीं है। एकदम से कोई बोलता है 59 से एकदम से 30 हो गया, आधा क्यों बेच दिया, या तो उसको पता है कि मेरी कंपनी आगे अच्छा नहीं करेगी, इसलिए शेयर बेच के फटाफट मुनाफा कमा लो। तो इसको आपको क्लोज वॉच रखना है, एकदम से कम तो नहीं हो रहा है,
FIIs फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनका भी देखिए एकदम से घट रहा है, तो मतलब अभी जो फॉरेन की कंपनीज है उसका भी भरोसा कम हो रहा है अगर ये घटेगा। अगर बढ़ रहा है तो मतलब फॉरेन की कंपनीज का भरोसा भी आपकी कंपनी पर है, तो इसके केस में देखिए बढ़ रहा है, कांस्टेंट है लगभग, तो मतलब इस कंपनी में ये भी लोग इन्वेस्टर लोग भी भरोसा करते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वो अभी देखिए भरोसा कर रहे हैं इसकी केस में 9.10 9.75 लगभग बराबर ही है, तो कोई इतना ज़्यादा इसमें नहीं उछाल नहीं आया और नहीं गिरावट आई है। तो ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रही है। बाकी छोटे मोटे जो हैं गवर्नमेंट, पब्लिक और अदर्स तो है ही। तो मेन आपको ये देखना है प्रमोटर्स का कम नहीं होना चाहिए और फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी कम नहीं होना चाहिए। ये कम कर रहे हैं मतलब कंपनी से इनका भरोसा छूट रहा है। इसके बाद आप देखेंगे अनाउंसमेंट होते हैं, इनको आप देखते रहिए, रेगुलर देखते रहिए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुआ है जो कंपनी के फेवर में ना हो। और उसके नीचे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट रहती है। दोस्तों एनुअल रिपोर्ट कैसे देखनी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको आगे एनुअल रिपोर्ट देखना भी बताऊंगा किस तरीके से आप देखेंगे। देखिए सभी ईयर की है। और क्रेडिट रेटिंग देखिए, क्रेडिट रेटिंग अगर अच्छी होती है तो क्रेडिट रेटिंग, उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है मतलब वो कंपनी अच्छा काम कर रही है और रेटिंग एजेंसीज को भी उस पर भरोसा है। आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए 24 में 2019 में लॉन्ग टर्म रेटिंग अपग्रेडेड टू AAA अपग्रेड हुई है, मतलब कंपनी ने कुछ अच्छा काम किया है, कंपनी के एसेट लायबिलिटी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसकी वजह से इसकी रेटिंग है वो AAA कर दी है क्रिसिल ने। और उसके बाद लगा रहता है स्टेबल। अगर ये तीन चीज़ें लगी हो सकती हैं, नेगेटिव, स्टेबल और पॉजिटिव। पॉजिटिव है आउटलुक, मतलब कंपनी की रेटिंग आगे जाके बढ़ सकती है। स्टेबल है मतलब AAA है तो आगे जाके भी AAA रहने की संभावना है। और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब अब कुछ कंपनी में डिटेरियोरेशन आने शुरू हो गया है, AAA से हो सके AA हो जाए या BBB हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब आप देखिए, तो ये सब चीज़ें इस वेबसाइट में रहेंगी। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है इस कंपनी के बारे में, अभी आपने जान लिया कंपनी क्या है। अब आप देखिए मारिको लिमिटेड अगर आप डालेंगे गूगल में तो आप देखेंगे मारिको लिमिटेड न्यूज़, इसकी आपको देखना है आसपास कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं आई है जिसकी वजह से इसमें कुछ गड़बड़ हुआ हो, तो कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, सरकार ने इसके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं कर दिया, वो भी आपने देखना है। आप मारिको की वेबसाइट देखिए अब कि कंपनी क्या क्या बनाती है, तो इसके ब्रांड्स देखिए, लिवॉन बनाती है। अब आप इसके ब्रांड्स देखिए कि ब्रांड्स आपको दिखेगा, हाँ यार आप खुद को कंज्यूमर समझिए, इसके ब्रांड्स तो मैं खरीदता हूँ। अगर आपको इसके ब्रांड्स में भरोसा है तो आपको उस कंपनी में भी भरोसा होगा, आप उस कंपनी में भरोसा कर सकेंगे और उसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे। इसके ब्रांड्स देखिए आप, ये सारे इसके सेट वेट, ये देखिए वेजी क्लीन, ये देखिए पैरासूट ऑयल, तो ये सब इस कंपनी के जो हैं ब्रांड्स हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं। सफोला, इतने बढ़िया ब्रांड्स ये बनाती है हेयर केयर, तो जब आप इस पे भरोसा कर रहे हैं तो आप इस पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आगे भी और वीडियोस बनाऊंगा और आपको बताऊं किस तरीके से आपको कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज मैंने मारिको का एग्जाम्पल लिया है, तो आगे जाके आप इसी तरीके से और कंपनीज़ भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।